हम जो आपको अब की बार जो चैप्टर जो अगला पढ़ाएंगे तुगलक वंश। हमने आपको पिछले अध्याय में खिलजी वंश के पतन के कारण बताए थे और अंतिम सुल्तान जो खिलजी वंश का, अब हालांकि वो खिलजियों का वंशज तो नहीं था, भारतीय मुसलमान था और उसने सिंहासन पर जबरन कब्जा किया था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में बताएंगे और हमने वो बता भी दिया है, लेकिन संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि ये जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो है वही खुसरो खां है जिसने दक्षिण के अभियान में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में सेना नायक बन करके जीता था। अब जो है कि हालांकि वो भारतीय मुसलमान था, वो जब कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या हो जाने के बाद सिंहासन पर जो कब्जा किया था, लेकिन सिंहासन पर कब्जा करके वो भले शासक बन गया हो, लेकिन तुर्की जो सुल्तान सरदार थे वो उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और उसका विरोध करने वाले में गाजी मलिक तुगलक जो था उसका प्रमुख रहा है वो। और उसने क्या है कि उस पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगाया था, क्योंकि वो खुद ही गाजी मलिक तुगलक खुद सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए उसने खुसरो के विरुद्ध जो है यानी कि नासिरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध उसने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया था और सिबिस्तान, मुल्तान और समाना के सूबेदारों तथा आईने मुल्क मुल्तानी के को विद्रोह के लिए आमंत्रित किया था, परंतु उनमें से कोई भी उस समय तैयार नहीं हुआ उसका साथ देने को। तब उसने छोटे छोटे प्रांतों के मुस्लिम पदाधिकारियों और जनता और इन सभी को और अपने बेटे जो जूना खां, जो फखरुद्दीन जूना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, उसके उन सभी ने जो है खुसरो के विरुद्ध जो है विद्रोह को और ज़्यादा जो भड़काया और ये योजना सफल भी रही। और फिर सब क्या है कि ये योजना सफल रही और युद्ध हुआ। और एक युद्ध के अंदर जो है युद्ध में ये थोड़ा सा मैं और भी थोड़ा बता देती हूँ आपको कि सैनिक जो जो थे सेना में और कुछ धर्मांध मुस्लिम जो थे और जनता ने भी उसमें साथ दिया। और उसमें फखरुद्दीन जूना खां जो है वो दिल्ली से दीपालपुर भाग करके आया, क्योंकि वो दीपालपुर में रहता था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक जो है आ मिला था। और सब युद्ध की तैयारी पूरी करके गाजी मलिक ने दिल्ली की ओर कूच किया था और इस तरह से वहाँ पर दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ के पास में जो है खुसरो ने का से उसका मुकाबला हुआ। और इस तरह से सितंबर 1320 में नासिरुद्दीन खुसरो शाह से जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ये बड़ी वीरता से लड़ा था। कौन? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और उसमें वो लड़ता हुआ पराजित हुआ और मारा गया था। इस तरह से खुसरो शाह ने केवल 4 महीने ही शासन किया है और उसके बाद ये गयासुद्दीन तुगलक ने उस सिंहासन पर कब्जा किया है और नवीन राजवंश की नींव डाली जो तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुई। और हम इसमें स्पष्ट कर दें कि तुगलक जो है किसी जाति या वंश का नाम नहीं है, बल्कि ये सुल्तान जो है गाजी मलिक का व्यक्तिगत नाम था तुगलक। लेकिन इतिहासकारों ने जो है उसको मतलब अपनी सुविधा के लिए इस वंश को तुगलक वंश नाम दे दिया है। जहाँ तक गयासुद्दीन तुगलक की जाति और वंश का सवाल है या तुगलकों की जाति या वंश का सवाल है, तो हम इब्न बतूता के वृतांत को जब इब्न बतूता ने जो यात्रा विवरण दिए हैं उसके अनुसार ये पता चलता है कि तुगलक जो है तुर्किस्तान और सिंध के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले करोना कबीले से
संबंधित थे। मार्को पोलो ने भी उसको मिश्रित जाति का कहा है और ये बताते हैं कि ये जो है क्षत्रिय इनके पिता होते हैं और माता शूद्र होती है। और फरिश्ता ने गयासुद्दीन तुगलक का जो वो के बारे में बताया है कि ये बलबन का दास था और उसकी माता जो है हिंदू जाट परिवार की थी। गाजी तुगलक ने अपने जीवन को जो है साधारण रूप से प्रारंभ किया था और अमीर खुसरो जो है उसका जो उन्होंने जो वो तुगलक नामा लिखा है उसमें ये बताया है कि गाजी मलिक तुगलक जो है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय में उसके अंगरक्षक के पद पर नियुक्त था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके पद और प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई है और मंगोल आक्रमणियों के विरुद्ध जो है उसने जो सफलता प्राप्त की थी उस सफलता से जो है अलाउद्दीन बड़ा प्रभावित हुआ था और इसलिए ये कहते हैं कि 1306 में उसको अलाउद्दीन खिलजी ने दीपालपुर का सूबेदार और सीमा रक्षक के पद पर नियुक्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने मंगोलों से 18 बार जो मंगोलों के आक्रमणों में उसने 18 बार मुकाबला किया है और उन्हें पराजित किया है। लेकिन हमें अलाउद्दीन खिलजी के जो मंगोल हो सकता है कि उसने बलबन के शासनकाल से चले आ रहे कई मंगोल आक्रमण में वो भाग लिया था और उनको पराजित किया था। अलाउद्दीन के समय में भी जो 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया है उसमें 2 आक्रमणों में गाजी मलिक जो था वो मंगोलों को पराजित करने में एक आगे रहा है ना। और इसलिए उसे मलिक उल गाजी के नाम से उसको प्रसिद्धि मिली थी और अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिनों में उसकी गिनती जो है राज्य के महत्वपूर्ण अमीरों में होने लगी थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं रहा है। राज्य सत्ता पर अधिकार करने के बाद खुसरो शाह ने भी उससे खुश करने का प्रयास किया था और उसको दीपालपुर के सूबेदार के पद पर ही स्थायी कर दिया था। लेकिन खुसरो शाह के विरुद्ध विद्रोह का जो उसने नेतृत्व किया और युद्ध में उसको पराजित करके और वो उसको मार डाला गया, उसके बाद उसको एक विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया और 8 सितंबर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठ गया। इसकी जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ हम बताएंगे कि सुल्तान के पद की परिचय जो गरिमा थी और सम्मान था उसमें ये सम्मान और गरिमा जो है अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद ख़त्म हो गई थी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जैसे जैसे उसके जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आया और खुसरो शाह आए तो ये उसके पहले भी जो जिस तरह का मतलब गद्दी के लिए संघर्ष हुआ था तो उससे क्या है कि सुल्तान के पद की गरिमा और सम्मान को धक्का पहुंचा था और शासन व्यवस्था जो है लगभग समाप्त हो गई थी। अतः सिंहासन पर बैठते ही तुगलक गयासुद्दीन तुगलक को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सभी जगह पर विद्रोह और अराजकता और अशांति व्याप्त हो गई थी। तो इसलिए ये क्या है कि सभी जगह अशांति का माहौल जो व्याप्त हुआ था, जैसे राजपूताना है, गुजरात है, बंगाल है, तिरहुत है, इन सभी जगहों पर जो है असंतोषजनक स्थिति व्याप्त हो गई थी और इससे जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है उसको बड़ी चिंताएं होने लगी थी, है ना। तो ऐसी राजनीतिक स्थिति को मतलब कैसे सुसंगठित किया जाए, तो इसके लिए उसने जो प्रयास किए थे कि उसने जो है
प्रयास किए थे उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा ये बता दें कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खुसरो शाह दोनों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी का जो कोष था, जो पहले उसके समय में बड़ा भरा भरा रहता था, वो कोष जो है अब खाली था। अब ऐसी स्थिति में गयासुद्दीन करे तो क्या करे। शाही खजाना जो था वो खाली था और राजस्व व्यवस्था बिल्कुल ही नष्ट हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में उसने इन समस्याओं का सामना करने के लिए बड़ी धैर्य, साहस और कुशलता का परिचय दिया और उससे उसने समाधान करने का सोचा ताकि शासन व्यवस्था को वापस पटरी पर ला सके। तो आर्थिक सुधार उसने किए उसके लिए। तो सबसे पहले आर्थिक सुधार जो किए, तो सिंहासन पर बैठने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने जो है राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन गठन की तरफ ध्यान दिया और राजस्व सुधार की एक ऐसी व्यवहारिक योजना बनाई जो मूल रूप से अलाउद्दीन खिलजी की कठोर प्रणाली और उसके उत्तराधिकारियों की अत्यधिक उदार प्रणाली के बीच एक मध्यवर्ती समझौता था। किसानों की स्थिति पर सुधार करना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना उसकी राजस्व नीति के दो प्रमुख उद्देश्य रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले किसानों की स्थिति को सुधार किया, फिर उसके बाद कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया। और जैसा कि बर्नी ने लिखा है कि राजस्व अधिकारियों को सुल्तानों के ये आदेश थे कि किसानों से ऐसा व्यवहार किया जाए कि वे इतने समृद्ध भी न हो जाए कि विद्रोह कर सके और इतने गरीब भी नहीं बना दिया जाए कि खेती छोड़ करके वो भाग जाए। और इसलिए उसने एक आदेश निकाला कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है और ऐसे में अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो किसानों को भूमि कर में अवश्य छूट दी जाएगी। संभवतः किसानों से पहले की भांति उपज का ही 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाना तय किया था। साथ ही उसने ये भी आदेश दिया कि एक वर्ष में एक इक्ता या इक्ता प्रांत को कहते थे, तो एक वर्ष में एक प्रांत के राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाए। यानी उसने अलाउद्दीन के द्वारा पैमाइश के आधार पर, भूमि की जो पैमाइश करते हैं उसके आधार पर लगान निर्धारित करने के तरीके को समाप्त करके उसकी जगह पर बटाई प्रथा या गल्ला बख्शी को लागू किया था। अलाउद्दीन की भांति गयासुद्दीन इस बात में विश्वास नहीं करता था कि खुद या मुकद्दम आदि राजस्व अधिकारियों के साथ कठोरता से व्यवहार किया जाए और उनके साथ साधारण किसानों के समान व्यवहार किया जाए। अतः उसने उनके विशेषाधिकारों को जो अलाउद्दीन ने उनसे छीन लिए थे वे वापस दिए जाने का फैसला किया था और खेतों और चारागाहों जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कर ही और चराई कर लगाया गया था, उस करों को जो है उसने माफ़ कर दिया था। राजस्व अधिकारियों जैसे कारकुन है, मुत्तशरीफ है, आमिल है आदि के प्रति भी गयासुद्दीन ने उदारता का व्यवहार किया और अलाउद्दीन की भांति इन राजस्व अधिकारियों के साथ बकाया रकम वसूल करने में कठोरता बरतने या उनको उत्पीड़न करने के पक्ष में नहीं रहा था। उसने यह आदेश दिया था कि यदि कारकुन या मुत्तशरीफ या आमिल जो है एकत्रित किए गए भूमि कर में से 1 या आधा % रख लेते हैं
तो उसकी वसूली के लिए कोई कठोरता नहीं बरती जाए, किंतु अगर वे इससे अधिक रख लेते हैं तो उसके लिए उनका अपमान भी नहीं किया जाए, बल्कि उनको शारीरिक यातना भी दी जाती थी। इस प्रकार जो है राजस्व व्यवस्था में सुधारों को लागू करके गयासुद्दीन ने किसानों और जो राजस्व अधिकारी थे, कर्मचारी थे, इनको संतुष्ट और सुखी बनाए रखने का प्रयत्न करने में पूरी तरह से सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक जो है कृषि व्यवस्था के सुधार करने में सफल रहा था और उससे उसकी आर्थिक स्थिति जो है उस समय राज्य की जो उसने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ करने का जो प्रयास किया था वो सफल भी रहा था। अब जो है गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा जो है उसने सेना का पूर्ण गठन किया था और सेना में जो अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ थी, जैसे कि दाग और हुलिया प्रथा उसने लागू कर रखी थी जो अलाउद्दीन के समय में थी, उसी को ही जारी रखी थी। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए उसने सड़कों का निर्माण ठीक कराया, मतलब पुनर्निर्माण कराया और पुलों का भी निर्माण कराया का जरूरत पड़ी वहाँ सड़कें भी बनाई, सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों का निर्माण किया और डाक व्यवस्था को सुसंगठित करने का प्रयास किया। और जहाँ तक डाक जो है वो बहुत जल्दी बहुत जल्दी तो उस ज़माने में कहाँ होता था, आज की तरह इतनी यातायात सुविधा नहीं थी, लेकिन हाँ डाक जो है वो समय पर पहुंच जाए उसके लिए घुड़सवार और हरकारे नियुक्त किए थे और न्याय व्यवस्था में भी सुधार किए थे। और अलाउद्दीन खिलजी के समय की कठोर दंड व्यवस्था जो थी उसको समाप्त कर दी, परंतु चोरों और कर देने वालों और सरकारी धन का गबन करने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी, है ना। चोरी जो कर लेते थे उसके लिए कठोर दंड जरूर था। ठीक है, अब हम अगला जो है उसमें आपको उसकी विजय अभियान वगैरह बताएंगे।